नमस्कार विद्यार्थीगण। आज हम क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर नाम दे रखा है क्रिया और काल, लेकिन हम सबसे पहले क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। आज हम जिस चैप्टर का अध्ययन करने जा रहे हैं उसका नाम है क्रिया। क्रिया के अंतर्गत सबसे पहले हम क्रिया को उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि क्रिया किसे कहते हैं। सबसे पहले उदाहरण दे रखा है, सूरज पूरब में निकलता है। यहाँ पर निकलता है, निकलना क्या होती है? क्रिया होती है। दादी ने पूजा की, पूजा करना किस में आता है? क्रिया में आता है। माली पौधों में पानी दे रहा है, तो दे रहा है, इस ये भी क्या कर रहा है? क्रिया कर रहा है, यानी कार्य कर रहे हैं। देखो सूरज क्या काम कर रहा है? सूरज पूर्व दिशा से निकलने का काम कर रहा है। दादी क्या काम कर रही हैं? दादी हैं वो पूजा करने का काम कर रही हैं। और माली क्या काम कर रहा है? माली पौधों में पानी देने का काम कर रहा है। तो इन वाक्यों में निकलता है पूजा की और दे रहा है, यहाँ पर ये शब्द रंगीन शब्द रखे हैं, तो रंगीन शब्दों से किसी कार्य के होने या करने का बोध हो रहा है। शब्दों किसी रूप को क्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार से क्रिया की क्या परिभाषा हो जाएगी? इस प्रकार से की परिभाषा होगी, जिन शब्दों के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा किए जाने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। परिभाषा को ध्यान से समझना कि कार्य का होना या करने का, किए जाने का मतलब ही करने का, जहाँ पर भी हमें कार्य करने का या होने का बोध होता है ना, उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो ये कार्य करने का या होने का बोध किससे होगा? शब्दों के माध्यम से होगा। किसके माध्यम से? शब्दों के माध्यम से। यहाँ पर उदाहरण में देखिए, निकलता है पूजा की और दे रहा, ये क्या है? शब्द हैं। इन्हीं शब्दों के माध्यम से हमें यहाँ पर कार्य करने का बोध हो रहा है। तो जिन शब्दों के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा किए जाने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो जिन शब्दों के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा किए जाने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। इस क्रिया की आपको परिभाषा याद रखनी है। अब आता है धातु। धातु किसे कहते हैं? क्रिया के विभिन्न रूपों में जो अंश समान रूप से होता है वह धातु कहलाता है। यानी कहने का मतलब, जहाँ पर क्रिया होती है वो क्रिया किससे मिलकर बनती है? धातु से। धातु से ही क्रिया बनती है। जैसे लिखा, लिख से बना है लिखा। लिख शब्द हो गया धातु। लिखता हूँ, लिखूंगा। लिखा था, लिखिए, लिखना चाहिए आदि पदों में लिख समान रूप से विद्यमान है। अब देखो, लिख जो धातु है, कौन सी धातु है? लिख धातु है। तो लिख जो धातु है उससे कौन कौन सी क्रियाएं बनी? लिखा, लिखता हूँ, लिखूंगा, लिखा था, लिखिए, लिखना चाहिए, ये लिख धातु से क्रियाएं बनी हैं। तो इन सब में ये जो शब्द दे रखे हैं, लिखा, लिखता हूँ, लिखूंगा, लिखा था, लिखे, लिखना चाहिए, इसमें कौन सी धातु का प्रयोग हुआ है? लिख धातु का प्रयोग हुआ है। यानी लिख धातु से क्या बनी है? क्रिया बनी है। अतः लिख धातु है। इसी प्रकार चल, चल धातु से क्या हो जाएगा? चलना। पढ़ धातु में ना लगने पर क्या हो जाएगा? पढ़ना। दौड़ में ना लगने पर दौड़ना। आ में ना लगने पर आना। ले में ना लगने पर लेना। जा में ना लगने पर जाना। यानी ये सारी धातुएं हैं, इनमें हम प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? क्रिया बन जाएगी। तो इस प्रकार से चले, पढ़े, दौड़, आ, ले, जा आदि धातुएं हैं। धातु का सामान्य प्रयोग ना प्रत्यय लगाकर किया जाता है। जैसे पढ़ धातु है, पढ़ में ना प्रत्यय जोड़ने पर हो गया पढ़ना। दौड़, दौड़ में ना प्रत्यय जुड़ने पर हो गया दौड़ना। ऐसे चल में ना प्रत्यय जुड़ने पर चलना और जा में ना प्रत्यय जुड़ने पर जाना। तो इनमें ये यहाँ पर दे रखे हैं, चले, पढ़े, दौड़, आ, ले, जा। तो इन धातुओं में ना प्रत्यय जुड़ने पर क्या बन गई? क्रिया बन गई। ना प्रत्यय जुड़ने पर बन गया पढ़ना, दौड़ना, चलना, जाना आदि। धातु का प्रयोग तू सर्वनाम के साथ आज्ञार्थक रूप में तू पढ़े, तू जा, तू आ। यानी यहाँ पर तू क्या है? सर्वनाम है। और तू, तू के बाद में पढ़, पढ़ क्या हो गया? धातु हो गई। धातु का क्या किया जा रहा है? पढ़ यानी धातु हो गई और धातु का प्रयोग किया जा रहा है।
यानी सर्वनाम के बाद में यदि धातु लगा देते हैं तो वो भी क्या बन जाएगी, क्रिया बन जाएगी। किस रूप में बनेगी वो क्रिया, आज्ञार्थक रूप में बनेगी कि तू पढ़े, तू जा, तू आ, ये आज्ञार्थक रूप में क्रिया बन जाती है। अब आता है धातु के भेद। धातु के कितने भेद होते हैं, धातु के 4 भेद होते हैं। 4 भेद कौन से होते हैं, सामान्य धातु जिसको मूल धातु भी कहा जाता है, व्युत्पन्न धातु, नाम धातु, मिश्र धातु। अब सबसे पहले पढ़ते हैं सामान्य धातु। सामान्य धातु या मूल धातु किसे कहते हैं, तो अन्य शब्दों की तरह भाषा में कुछ क्रिया धातुएं विरूढ़ हो गई हैं, इन्हें मूल या रूढ़ धातु कहा जाता है। जैसे सोना, खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, आना, जाना। यानी भाषा होती है, भाषा रूढ़ होती है। यानी रूढ़ कौन से, वे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं जो पहले से चले आ रहे हों। तो इस प्रकार से कुछ धातुएं भी रूढ़ हो गई हैं, इस कारण इनको कहा जाता है मूल धातु या रूढ़ धातु। इसे सामान्य धातु कहते हैं जिसमें सोना, खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, आना, जाना। व्युत्पन्न धातु, व्युत्पन्न का अर्थ हो गया व्युत्पत्ति से, कि मूल धातु में प्रत्यय लगाकर जो धातुएं बनती हैं वो व्युत्पन्न धातुएं कहते हैं। जैसे पीना से पिलाना हो गया, करना से करवाना हो गया, काटना से कटना हो गया, खोलना से खुलना हो गया। यानी इनमें हम क्या करते हैं, प्रत्यय लगाते हैं। जिन धातुओं में प्रत्यय लगाई जाती है उन धातुओं को कहते हैं व्युत्पन्न धातु। जैसे पानी से पिलाना, करना से करवाना, यानी इसमें ना धातु, करवाना, काटना से कटना, खोलना से खुलना। तो इनमें हमने प्रत्यय लगा दिया और प्रत्यय लगाने पर ये कौन सी धातु बन गई, व्युत्पन्न धातु बन गई। अज्ञाता नाम धातु। नाम धातु किसे कहते हैं, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से जो धातुएं प्रत्यय लगाकर बनती हैं उन्हें नाम धातु कहते हैं। अब आपने संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बारे में तो पढ़ा होगा। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण ये तीनों मैंने पढ़ा दिया आपको। और इनमें ये जो धातु उनमें प्रत्यय लगा देते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण वाली धातुओं में हम क्या करते हैं, प्रत्यय लगा देते हैं और उसको कह देते हैं नाम धातु। यानी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनने वाली धातु होती है ना, उसको नाम देते हैं नाम धातु। जैसे लालच से हो गया ललचाना, शर्म से हो गया शर्माना, टक्कर से हो गया टकराना। तो इस प्रकार से संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से जो धातु बनती हैं उसको कहते हैं नाम धातु क्रिया। अब आता मिश्र धातु। मिश्र धातु किसे कहते हैं, कुछ संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेष शब्दों के बाद करना, होना, देना आदि के संयोग से जो धातुएं बनती हैं उन्हें मिश्र धातु कहते हैं। किसे कहते हैं मिश्र धातु, कि कुछ संज्ञा और विशेषण और क्रिया विशेषण शब्द होते हैं। संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण, और इन शब्दों के बाद में करना, होना या देना, करना, होना या देना, तो इनसे इनके संयोग से जो धातुएं बनती है उसे मिश्र धातु कहते हैं। जैसे काम करना, काम होना, यानी इसमें करना या होना। तो इसमें क्या बताया गया है, विशेष शब्दों के बाद में करना या होना या देना लगा देंगे तो वो धातु कौन सी हो जाएगी, मिश्र धातु। यानी कहने का मतलब है काम शब्द क्या है, काम शब्द से क्या तात्पर्य निकलता है, कार्य करने से निकलता है। और उसमें हमने एक शब्द जोड़ दिया करना, तो करना यानी ये करना भी क्या हो गया, क्रिया ही है। और काम करना दोनों ही मिल गई, काम होना दोनों ही क्रिया हो गई, यानी दोनों ही किससे मिले हैं, धातु से मिलकर बने हैं। तो इसको कह दिया मिश्र धातु। और कौन सी धातुओं से, संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण शब्दों से के जो शब्द हैं, उन जो धातु शब्द हैं उनसे ही ये क्रिया बनी है, इस कारण इसको नाम दे दिया मिश्र धातु। समझ में आया होगा यहाँ पर
सामान्य धातु किसे कहते हैं, व्युत्पन्न धातु किसे कहते हैं, नाम धातु किसे कहते हैं, मिश्र धातु किसे कहते हैं। तो फिर से देख लो, सामान्य धातु किसे कहते हैं कि भाषा में कुछ क्रिया धातुएं रूढ़ हो जाती हैं। रूढ़ यानी बहुत पहले से चलती आ रही हैं, जैसे सोना, खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, आना जाना। इनमें सो में ना प्रत्यय जुड़ा हुआ है, खा में ना प्रत्यय जुड़ा हुआ है, पी में भी ना। तो इन सब में ना प्रत्यय जुड़ा हुआ है, जो पहले से चलते आ रहे हैं ऐसे शब्द। तो ये जो धातुओं से पहले से जो शब्द बनाए हुए हैं उनको कहते हैं सामान्य धातु या मूल या रूढ़ धातु। दूसरा हो गया व्युत्पन्न धातु, के जो धातु होती है, मूल धातु होती है, उसमें प्रत्यय लगा देने पर जो धातु बनती है उसको कहते हैं व्युत्पन्न धातु। ठीक है, उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं, पानी से पीना से पिलाना, करना से करवाना, काटना से कटना, खोलना से खुलना। ठीक है, नाम धातु हो जाएंगी संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनने वाली धातुएं, और उनमें हम प्रत्यय लगा देंगे तो वो हो जाएंगी नाम धातु। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्द में जो प्रत्यय लगा देंगे उससे जो धातु बनेगी वो कौन सी धातु कहलाएगी, नाम धातु। जैसे लालच से ललचाना, श्रम से श्रमाना, टक्कर से टकराना। और मिश्र धातु हो जाएगी संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण शब्दों के बाद में करना, होना या देना, ये शब्द जोड़ देंगे तो वो कौन सी की धातु कहलाएगी, मिश्र धातु। अब आता है यहाँ पर क्रिया के भेद, कि क्रिया के भेद तो यहाँ पर बताया गया है कि क्रिया वर्गीकरण दो आधार पर किया जाता है। क्रिया वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है, दो आधारों पर। एक तो होता है क्रम के आधार पर, दूसरा होता है प्रयोग या रचना के आधार पर। क्रम के आधार पर, प्रयोग या रचना के आधार पर। अब सबसे पहले पढ़ेंगे हम क्रम के आधार पर। तो क्रम के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। क्रम के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जिस क्रिया व्यापार का फल कर्ता पर न पड़कर क्रम पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। परिभाषा समझ में आ गई होगी, उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। अब जैसे इसमें उदाहरण दे रखा है, अजय पत्र लिखता है। परिभाषा मैं आपको दोबारा बता दूंगा अच्छी तरीके से, उदाहरण के माध्यम से हम अच्छी तरीके से परिभाषा को समझ सकते हैं। अजय पत्र लिखता है। अब अजय तो कौन हो गया, पत्र लिखने वाला हो गया। पत्र लिखने वाला मतलब है काम करने वाला, और काम करने वाला मतलब है कर्ता। तो अजय क्या हो गया, कर्ता हो गया, और लिखता है क्या हो गया, क्रिया हो गई। ठीक है, अब अजय क्या कर रहा है, लिख रहा है। अजय क्या कर रहा है, लिख रहा है, और ये लिखने का जो फल है वो क्या लिख रहा है, पत्र लिख रहा है। यानी लिखने का फल किस पर पड़ रहा है, पत्र पर पड़ रहा है। और पत्र क्या है, यहाँ पर क्रम है। अब देखो अजय तो क्या हो गया, अजय करता है, क्या है, अजय करता है। और इसके अंतर्गत पत्र क्या हो गया, पत्र हो गया कर्म, पत्र क्या हो गया, कर्म। और लिखता है क्या हो गया, क्रिया। लिखता है ये क्या है, क्रिया। अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अजय क्या है, काम करने वाला, और काम करने वाले को क्या करते हैं, कर्ता कहते हैं। लिखता है क्या है, क्रिया, और पत्र क्या है, कर्म है। अब अजय जो काम कर रहा है उसका फल किस पर पड़ रहा है, कर्म पर पड़ रहा है। अजय काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, लिखने का, और क्या लिख रहा है, पत्र लिख रहा है। तो लिखने का फल किस पर पड़ रहा है, पत्र पर पड़ रहा है। तो यहाँ पर क्रिया कौन सी हो जाएगी, सकर्मक क्रिया। ठीक है, अब समझ गए होंगे, जिस क्रिया व्यापार का फल कर्ता पर न पड़कर क्रम पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी इसमें व्यापार का फल अजय पर न पड़कर किस पर पड़ रहा है, पत्र पर पड़ रहा है। यानी अजय तो क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है, व्यापार कर रहा है। यहाँ पर परिभाषा के अनुसार क्या लिखेंगे, व्यापार। तो अजय क्या कर रहा है, व्यापार कर रहा है, यानी कर्म कर रहा है, और कर्म का फल किस पर पड़ रहा है, पत्र पर पड़ रहा है, क्रिया। अजय क्रिया कर रहा है और क्रिया का फल है वो पत्र पर पड़ रहा है। ठीक है, दूसरा देखिए, माँ फल काट रही है। माँ क्या कर रही है, काट रही है।
क्या काट रही है? फल काट रही है। माँ क्या हो गया? माँ कर्ता हो गया। माँ क्या हो गया? माँ शब्द क्या हो गया? कर्ता हो गया। क्यों? माँ क्या कर रही है? काम कर रही है। कौन कर रही है काम? माँ कर रही है, तो माँ कर्ता हो गई। काट रही है, काट रही है क्या हो गया? काट रही है ये क्रिया हो गई। काम कर रही है, तो काम करना क्या होता है? क्रिया होती है। क्या काट रही है? फल काट रहे है, तो फल क्या हो गया? कर्म हो गया। अब कर्ता क्या कर रहा है? कर्ता क्रिया कर रहा है, और क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? कर्म पर पड़ रहा है। आ गया समझ में? तो क्रिया का जो फल है वो किस पर पड़ रहा है? कर्म पर पड़ रहा है। तो क्रिया व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है, उस क्रिया को कहते हैं सकर्मक क्रिया। अब समझ गए होंगे। तो अब परिभाषा क्या होती है? जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। यहाँ पर लिखता है और काट रहे क्रिया प्रभाव कर्ता अजय और माँ पर न पड़कर कर्म पर है, यानी पत्र तथा फल पर पड़ रहा है, अतः लिखता है वह काट रहा है, सकर्मक क्रियाएं हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके। अब आता सकर्मक क्रिया के भेद। तो सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया का एक क्रम होता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया में एक क्रम होता है, जैसे बकरी घास खाती है, तो बकरी बकरी तो क्या है? कर्ता हो गई। खाती है क्या हो गया? घास खाती है क्रिया हो गई, और घास क्या है? कर्म है। ठीक है, तो क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? कर्म पर पड़ रहा है, और इसमें कर्म कितना है? एक ही तो है। घास एक क्रम हो गया। तो जिस क्रिया का एक क्रम होता है उसे कर्म क्रिया कहते हैं। घास एक क्रम है इसमें। दूसरा उदाहरण देखिए, बच्चा दूध पी रहा है। बच्चा बच्चा क्या है? करता है। पी रहा है, पी रहा है क्या है? क्रिया है। क्या पी रहा है? दूध। तो दूध क्या है? कर्म है। तो इसमें भी घास एक कर्म आया है, और दूध इसमें भी एक ही कर्म में आया है। समझ में आ गया होगा। तो खाती था, पी रहा है, क्रिया का एकमात्र कर्म है। घास था, दूध है, इसलिए कर्मक क्रियाएं हैं। अब आता द्विकर्मक क्रिया। कि द्विकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया के दो क्रम होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। दो क्रम हो गए। दादी ने मुझे किताब दी। तो दादी, काम करने वाला कौन होता है? कर्ता होता है। तो दादी क्या है? कर्ता है। एक किताब दी, तो किताब दी, ये क्या कर रही है दादी? क्रिया कर रही है। क्रिया कर रही है। तो क्या? मुझे मुझे यहाँ पर मुझे क्या आ गया? मुझे यहाँ पर कर्म है। मुझे क्या है यहाँ पर? कर्म है। और किताब, किताब भी क्या है? कर्म है। देना है वो क्रिया हो गई, है ना? आ गए समझ में? दादी है वो तो क्या है? करता है, यानी काम कर रही है। दी दी देना क्या हो गया? देना है वो क्रिया हो गई। मुझे मुझे क्या है? ये कर्म है, और किताब भी क्या है? कर्म। तो यहाँ पर कितने कर्म आ गए? दो कर्म आ गए। कितने कर्म आ गए? दो कर्म आ गए। तो इसको नाम दे दिया द्विकर्मक क्रिया। दूसरे उदाहरण में देखते हैं कितने कर्म हैं। जैसे रीना ने नाना जी को पत्र लिखा। रीना रीना क्या कर रही है? कार्य कर रही है। क्या कार्य कर रही है? पत्र लिखने का। तो रीना क्या हो गई? रीना है ये तो करता है। क्या ये रीना करता है? क्यों है? क्योंकि ये काम कर रही है। लिखा, लिखा क्या है? क्रिया है। लिखा क्या है? क्रिया है, क्योंकि ये लिखने का कार्य कर रही है। अब बात आती है कर्म की। तो इसमें रीना तो कर्ता हो गई और लिखा क्रिया हो गई। तो नाना जी क्या है? तो नाना जी इसमें क्या है? कर्म है। क्या है? नाना जी इसमें कर्म है। और पत्र, पत्र भी क्या है? कर्म है। कि रीना ने पत्र लिखा। किसको लिखा? नाना जी को लिखा। क्या लिखा? पत्र लिखा। दादी ने मुझे किताब दी। दादी ने क्या दी? किताब दी। दादी ने किताब किसको दी? मुझे दी। ठीक है, तो यहाँ पर दो क्रम हैं, इसलिए यहाँ पर क्रिया के दो क्रम मुझे तथा नाना जी और एक किताब तथा पत्र क्रम उत्तर के रूप में प्राप्त हो रहे हैं।
और किसे लगातार प्रश्न करने पर क्रमशः मुझे तथा नाना जी क्रम मिल रहे हैं, अतः यह द्विकर्मक क्रिया है। कहने का मतलब है यहाँ पर दो क्रम हो रहे हैं, मुझे तथा नाना जी। इसमें तो मुझे और इसमें नाना जी, यानी व्यक्ति की बात हो गई यहाँ पर दो क्रम में। एक किताब तथा पत्र क्रम उत्तर के रूप में प्राप्त हो रहे हैं, यानी किताब और पत्र दोनों ही क्रम हो रहे हैं। और किसे लगातार प्रश्न करने पर मुझे तथा नाना जी क्रम में मिल रहे हैं कि यहाँ पर किताब किसको दी, मुझे दी। यहाँ पर पत्र किसको लिखा, नाना जी को लिखा। तो दोनों में ही ये है, ठीक है। तो प्रश्न करने पर दोनों ही क्रम मिल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया है। कहने का तात्पर्य एक कर्ता हो गया, ये क्रिया हो गई, देना क्रिया हो गई। दादी कर्ता हो गई, देना क्रिया हो गई। रीना करता है, लिखा क्रिया है। लेकिन इसके बाद में मुझे और किताब ये दो शब्द रह गए, उसमें नाना जी और पत्र ये दो शब्द रह गए। तो नाना जी और पत्र ये दोनों ही क्या हैं, कर्म हैं। और मुझे और किताब ये दोनों ही क्या हैं, कर्म हैं। ठीक है। तो जिस क्रिया में दो क्रम होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। आ गए समझ में? अब द्विकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया में दो क्रम होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें मुझे और किताब दो क्रम है, इसमें नाना जी और पत्र ये दो क्रम है। अब आता अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? अकर्मक क्रिया जिस क्रिया को क्रम नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी अकर्मक क्रिया में क्या नहीं होता, क्रम नहीं होता। अर्थात क्रम के अभाव में जब क्रिया व्यापार का फल सीधा करता पड़ता तो वह क्रिया अकर्मक कहलाती है। कहने का तात्पर्य अकर्मक क्रिया में क्रम नहीं होता, और जिसमें क्रम नहीं होगा तो व्यापार का फल किस पर पड़ेगा, कर्ता पर ही पड़ेगा। क्योंकि क्रम नहीं है तो फल तो किसी पर ना किसी पर तो पड़ना ही है, तो किस पर पड़ेगा जब क्रम ही नहीं है तो व्यापार का फल है वो कर्ता पर पड़ता है, और उसको कहते हैं अकर्मक क्रिया। जैसे तारे प्रातः छिप जाते हैं, तारे प्रातः छिप जाते हैं, छिप जाते हैं तो क्रिया हो गई। प्रातः है ये समय हो गया, और तारे तारे हो गए कर्ता के। छिपने का काम कौन कर रहे हैं, तारे कर रहे हैं। ठीक है। तो तारे प्रातः छिप जाते हैं, क्या छिप जाते हैं, तारे छिप जाते हैं। क्या छिप जाते हैं, तारे छिप जाते हैं। यानी इसमें क्रम नहीं आया। प्रातः तो समय हो गया, मेरी बिल्ली मर गई, मेरी बिल्ली मर गई, तो मेरी बिल्ली ये तो कर्ता हो गया, मर गई ये क्या है, क्रिया है। कि कौन मर गई, मेरी बिल्ली मर गई। कौन मर गई, मेरी बिल्ली मर गई। तो इसमें मेरी बिल्ली तो कर्ता हो गई, और मर गई क्या हो गई, क्रिया हो गई। यानी इसमें कर्म नहीं आया, और कर्म नहीं आने पर व्यापार का फल किस पर पड़ेगा, कर्ता पर ही पड़ेगा। कि क्या मर गई, मेरी बिल्ली मर गई। क्या छिप गए, तारे छिप गए। तो इसमें व्यापार का फल किस पर पड़ रहा है, सीधा कर्ता पर पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें कर्म नहीं है। कर्म अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता, और जब अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता तो व्यापार का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है, उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया। तो यहाँ पर छिपना और मरना की क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता तारे तथा बिल्ली पर पड़ रहा है, अतः छिप जाते हैं तथा मर गई क्रियाएं अकर्मक हैं। अब अकर्मक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं। अकर्मक क्रियाएं के दो प्रकार कौन से होते हैं, पूर्ण अकर्मक क्रिया और अपूर्ण अकर्मक क्रिया। अपूर्ण अकर्मक क्रिया कौन सी होती हैं, क्रियाएं अवस्थाबोधक और गतिबोधक होती हैं। कैसे, अवस्थाबोधक और गतिबोधक कैसे होती हैं पूर्ण क्रियाएं, तो उदाहरण माध्यम से समझते हैं। गौतम हंस रहा है, तो यहाँ पर कौन सी अवस्था हो गई, हंसने की अवस्था हो गई। कमल खिल गया है, तो यहाँ पर खिलने की अवस्था हो गई। तो यहाँ पर हंसने की जो अवस्था है ये तो अवस्थाबोधक में आ जाएगा, और खिलने की जो अवस्था है ये गतिबोधक में आ जाता है। उपयुक्त वाक्यों क्रिया से कर्ता स्थिति या अवस्था का पता चलता है। यह अवस्था बोधक पूर्ण अकर्मक क्रियाएं हैं। अब इसमें
ये दोनों हो गई पूर्ण अकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें अवस्था बोधक भी आ रहा है तो गति बोधक भी आ रहा है, तो ये हो गई पूर्ण अकर्मक की क्रियाएं। इसमें बता रखा है ना, हंसने की अवस्था हो गई और इसमें खिलने की अवस्था हो गई। महात्मा बुद्ध उपदेश दे रहे हैं। महात्मा बुद्ध क्या कर रहे हैं? उपदेश दे रहे हैं। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो यहाँ पर उपदेश दे रहे हैं, तो इसमें क्रिया गतिशील अवस्था में है। कौन सी अवस्था में है? गतिशील अवस्था में है, अतः गतिबोधक पूर्ण अकर्मक क्रियाएं हैं। ठीक है। इसमें पक्षी क्या कर रहे हैं? आकाश में उड़ रहे हैं। महात्मा बुद्ध उपदेश दे रहे हैं, तो ये इसमें गति हो रही है। ठीक है। लेकिन जहाँ पर भी आपको अवस्था बोधक या गति बोधक दोनों ही दिखाई दें, तो वो क्रिया कौन सी हो जाएगी? पूर्ण अकर्मक क्रिया हो जाएगी। आगे आता है अपूर्ण अकर्मक क्रिया। अपूर्ण अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिन क्रियाओं पूर्ण रूप से अर्थ व्यक्त करने के लिए कर्ता से शब्द रखने वाले पूरक संबंध की आवश्यकता होती है, उन्हें अपूर्ण अकर्मक क्रियाएं कहते हैं। इस परिभाषा को उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे दुकानदार बहुत चतुर है, ऋषभ बड़ा होकर नेता बनेगा। ठीक है। तो इसमें दुकानदार बहुत चतुर है और ऋषभ बड़ा होकर नेता बनेगा, तो इसमें क्या हो रहा है कि पूर्ण रूप से अर्थ व्यक्त करने के लिए कर्ता से शब्द रखने वाले पूरक संबंध की आवश्यकता होती है। पूरक शब्द की आवश्यकता होती है और उस क्रिया को कहते हैं अपूर्ण अकर्मक क्रिया। कैसे? वो इसमें तो इसमें क्या बताया गया है? अपूर्ण, तो जिन क्रियाओं पूर्ण रूप से अर्थ व्यक्त करने के लिए कर्ता से शब्द रखने वाले पूरक संबंध की आवश्यकता होती है, तो पूरक संबंध कौन सा हो रहा है? यहाँ पर दुकानदार बहुत चतुर है, तो पूरक शब्द इसमें है शब्द लगा रखा है। ऋषभ बड़ा नेता बनेगा, तो इसमें तो पूरक शब्द हो गया कि ऋषभ कब बड़ा होगा और कब नेता बनेगा, यानी अपूर्ण क्रिया हो गई ये तो, कि कब तो ऋषभ बड़ा होगा और कब नेता बनेगा। दुकानदार बहुत चतुर है, तो इसमें ये क्रियाएं अपूर्ण अकर्मक इसलिए कहलाती हैं क्योंकि इसमें कोई अवस्था नहीं है, कोई गतिबोध नहीं हो रहा इसमें। इस कारण ये क्रिया कौन सी हो गई? अकर्मक क्रिया हो गई। कौन सी अकर्मक? अपूर्ण अकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है। इसमें न तो कोई अवस्था की बात आ रही है और न ही कोई गतिबोधक की बातें आ रही है। ऋषभ बड़ा होकर नेता बनेगा, कब वो बड़ा होगा और कब नेता बनेगा? कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह निकल रहा है कि इसमें न तो कोई अवस्था बोधक की बात हो रही है और न ही कोई गतिबोधक की बातें हो रही है। दुकानदार बहुत चतुर है, तो इसमें भी न तो अवस्था बोधक की बात हो रही है और न ही गतिबोधक की बातें हो रही है, तो इस कारण इसको कह दिया अपूर्ण अकर्मक क्रिया। आगे आता है प्रयोग या रचना के आधार पर। आगे हम पढ़ेंगे प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया के भेद। तो प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया के भेद हैं, हम वो कल पढ़ेंगे। आज इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।